नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक स्रोत। चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि सन 750 से लेकर सन 1200 तक का जो इतिहास है उसकी जानकारी में जीवन वृत्तांत, शिलालेख, मंदिर, मौखिक परंपरा, पुराणों और धर्मशास्त्रों का क्या योगदान है। इसके साथ ही साथ कविताएं, चीनी लेख, समीक्षाएं, वंशावलियां, इस्लामिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये सभी किस प्रकार से इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पहला प्रश्न इसी चैप्टर से बनना ही बनना है, और चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसलिए वीडियो भी इसकी लेंथी बनेगी। हर एक टॉपिक को कवर करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो हर बार किसी एक टॉपिक पे इसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऐतिहासिक स्रोतों में शिलालेखों का क्या योगदान है, या फिर ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों का क्या योगदान है। तो इस प्रकार से कोई सा भी एक इसमें से पूछ सकता है। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो चैप्टर की शुरुआत में एक प्रस्तावना दी गई है, जहां हमें प्रस्तावना यही बताएगी कि जब हम प्राचीन भारत के स्रोतों की बात करते हैं, फिर मध्यकालीन स्रोतों की बात करते हैं, तो चाहे प्राचीन इतिहास की बात की जाए, चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं जो खुदाइयों के दौरान मिले हैं। इन सब से हमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बहुत से यात्री भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ अपनी किताबों में लिखा है, जिससे भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि जीवन वृत्तांत क्या होते हैं, या फिर चरित्र क्या होता है। तो जब हम गुप्त काल के बाद की बात करते हैं, तो गुप्त काल के बाद की जो बात है उसे ही हम उत्तर गुप्तकालीन इतिहास कहते हैं। तो गुप्त काल के बाद जो इतिहास है वो 3 प्रकार का है: चरित्र, प्रशस्तियाँ और वंशावलियाँ। अब जो प्रशस्ति होती है ना, प्रशस्ति, ये किसी न किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी जाती हैं। यहाँ पर यही बताया जाएगा कि चरित्र क्या है, प्रशस्ति क्या है और वंशावलियाँ क्या हैं। तो जो चीज़ें धार्मिक ग्रंथों में नहीं थी उन्हें अलग से रचा गया है। चरित्र की जब हम बात करते हैं तो ये जीवन का वृत्तांत है, यानी कि जीवन का वर्णन के बारे में बताया गया है। चरित्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चलायमान, जो व्यक्ति की गतिविधियों से संबंधित है। बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने अपने जीवन की घटनाओं के वर्णन के लिए बहुत सारे चरित्रों का निर्माण किया। जैसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के चरित्र लिखी गई है हर्ष चरित्र, जिसे उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखा है। तो ज़्यादातर जो चरित्र हैं वो काव्य रूप में लिखी गई हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण यानी कि इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये चरित्र। इस संबंध में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी है कि बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, उनके प्रयासों के बारे में लिखा है। तो जो चरित्र होती है वो व्यक्तियों के आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित होती हैं। जैसा कि रोमिला थापर ने कहा भी है कि जब हम इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास को लिखते वक्त इतिहास को जानने की जो परंपरा है वो इन चरित्रों से पता चलती है, क्योंकि इतिहास में ना कल्पनाओं का कोई योगदान नहीं होता। अगर हम कल्पना में इतिहास लिखेंगे तो इतिहास विश्वसनीय नहीं होगा। ऐसे में इतिहास सबूतों के आधार पर लिखा जाता है, साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है। तो ऐसे में जो ये चरित्र हैं, ये जीवनीय हैं, जो प्रशस्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके साथ ही साथ हम जब जीवनियों की बात करते हैं तो ये जीवनियाँ हों, चाहे आधिकारिक शिलालेख हों, चाहे राजवंशीय काल, तो इनसे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें किसी राजवंश के कालक्रम के बारे में पता चलता है कि उस राजवंश की समय अवधि क्या थी, उसने कब तक शासन किया है, उसने किस सीमाओं में शासन किया है, किन क्षेत्रों में शासन किया है, उस समय कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां थीं, उनके किस किस से संघर्ष चल रहे थे। ये सब हमें इससे ही पता चलता है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो दरबारों की भाषाएं हैं, दरबारी संस्कृति हैं, ये सब हमें चरित्र साहित्य से पता चलती हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में जीवन वृत्तांत या फिर चरित्र का क्या योगदान है, तो आप ये सब बातें बताएंगे। इसके साथ साथ जब हम पहली सहस्त्राब्दी के अंत की बात करते हैं तो जीवनी लेखन की परंपरा उस समय खूब प्रचलित भी हुई थी। बायोग्राफी बहुत सारी लिखी भी जाती थी, बहुत सारी आत्मकथाएं भी लिखी गई हैं, जो कि उस समय के इतिहास को जानकारी में एक महत्वपूर्ण स्रोत कहलाती हैं।
ऐतिहासिक स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होते हैं, ये सब हम जानते हैं। और उसी समय पुराणों का सांप्रदायिक पूजा के रूप में प्रचलन चल रहा था। जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 पुराण हैं। पुराणों में उत्तर, मध्य, प्रथम सहस्त्राब्दी राजवंशीय सूचियों की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में जो जानकारी हमें पुराणों से नहीं पता चल पाई, धार्मिक ग्रंथों से नहीं पता चल पाई, वो सारी कहानियाँ उन सभी राजाओं के बारे में हमें किससे पता चलता है? उनकी जीवनियों से, उनके वृत्तांतों से, उनकी चरित्र से। जैसे कि यहाँ पर एक चरित्र का एग्जाम्पल दिया गया, रामचरित। एक हर्षचरित थी और एक ये कौन सी है? रामचरित। रामचरित की जब हम बात करेंगे तो इसमें 12वीं शताब्दी की शुरुआत में एक राजा था। उस राजा के बारे में संध्याकर नंदिन ने लिखा है। क्या लिखा है? कि पूर्वी भारत में भारत के पाल वंश के राजा थे। देखिए, पाल वंश की स्थापना ना गोपाल ने की थी, जिसके बारे में अगले चैप्टर में बताया भी जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बारे में। तो रामचरित जो किताब है किसने लिखी थी? ये लिखी थी संध्याकर नंदिन ने। इस किताब में भारत के पाल शासनकाल के बारे में लिखा है और विशेष तौर पर जो उनका राजा था रामपाल, उसके बारे में बताया गया है। रामपाल की बात की जाए तो रामपाल कैवर्तों से पाल शासन के प्रमुख स्थल वैरिंद क्षेत्र को अपनी हुकूमत में वापस हासिल करना चाहता था। यानी कि रामपाल जो है वो एक राजा था, एक वंश था कैवर्तों वंश से अपने क्षेत्रों को वापस पाना चाहता था और इसके लिए उससे इसके संघर्ष होंगे। और वो संघर्ष किस में लिखे हैं? रामचरित में। जब कैवर्तों की बात की जाए कि कैवर्त कौन थे, तो ये सामंती थे। और सामंती कौन होता है? सामंती वो व्यक्ति होगा जिसकी हद में बहुत सारी जागीरें होंगी और बहुत सारे कृषिदास उसके यहाँ काम कर रहे होंगे और उनका जीवन उसने अपने हिसाब से क्या कर रखा होगा? कंट्रोल कर रखा होगा। उसकी अपनी सेना भी होगी सामंत की, और कई बार वो बड़े बड़े राजाओं को अपनी सेना सहायता के लिए देगा भी। तो अगर हम बात करें कैवर्त की, तो कैवर्त कौन थे? सामंत थे, जिसका युद्ध होता है किससे? रामपाल से। लेकिन इस युद्ध के बारे में पता किससे चलता है? रामपाल की जो जीवनी है रामचरित, और ये लिखनी किसने है? संध्याकर नंदिन ने। इसके अलावा जो कैवर्त सामंत थे, इन्होंने पालों के खिलाफ विद्रोह करेंगे और फिर उनका युद्ध होगा। रामपाल का जो उत्तराधिकारी होगा मदनपाल, इसके शासनकाल के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। इसमें यही बताया जाएगा कि जो विद्रोह है, और इसके अलावा रामपाल की जो स्वैच्छिक मृत्यु थी, यानी कि जो उसने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त की, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। यह चरित्र उस समय की घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि मदनपाल और रामपाल के शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में बताता है। इसमें यही बताया गया कि कैसे रामपाल के बड़े भाई महिपाल ने अपने छोटे भाइयों के खिलाफ साजिश की और उन्हें कैद कर लिया। इसके साथ साथ इसमें यही बताया जाएगा कि कैवर्तों ने किस प्रकार से वैरेंद्री वाली जगह पर कब्जा कर लिया था, कैसे उन्होंने विद्रोह किया था, पराजित होने के बाद राजा कैसे भाग खड़ा हुआ, सिंहासन पर उसका छोटा भाई रामपाल कैसे कब्जा कर लेता है, ये सब हमें रामचरित में पता चलता है। तो अगर ये चरित्र नहीं लिखा होता तो शायद हमें पाल वंश के बारे में ये जानकारी नहीं पता चल पाती। हमें उस समय वंश इतिहास के बारे में नहीं पता चल पाता। हमें ये नहीं पता चल पाता कि किस प्रकार से बड़े भाई ने छोटे भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र करा, हमें ये सब नहीं पता चल पाता। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो चौल अभियान थे, चौल राजाओं के अभियान थे, वो भी हमें यहीं से पता चलता है। तो रामचरित जैसे जो चरित्र हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि राजा के अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंध कैसे थे, राजनीतिक संबंध कैसे थे, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे पता चलती हैं। तो एक तो आप हर्षचरित के बारे में एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक आप रामचरित के बारे में एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसी एक और किताब है पद्मगुप्त की नवसहस्कारिता। ये एक अर्ध ऐतिहासिक कार्य है जिसमें मालवा के राजा सिंधुराज नवसहसंक द्वारा शशि प्रभा नामक राजकुमारी से शादी के निवेदन की दास्तान है, यानी कि एक लगभग प्रेम कहानी जैसी है। ऐसी बिल्हण की कृति है विक्रमणदेव चरित्र। तो अगर ये किताबों के नाम याद रहे तो ठीक, वरना दो किताबों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, एक रामचरित और एक हर्षचरित, और उसमें किस किस के बारे में बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि उस समय के राजवंश, उनकी प्रतिद्वंदता किन क्षेत्रों से चल रही थी, उनके समाज में कैसी भूमिका थी, ये सब हमें चरित्र से पता चलता है। अब इतिहास के पुनर्निर्माण में जो दूसरा योगदान है वो शिलालेखों का है, यानी कि इतिहास की जानकारी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? शिलालेख हैं। अब बात आती है शिलालेख क्या है। तो देखिए, प्राचीन काल पे दीवारों पर, औजारों पर, बड़े बड़े स्तंभों पर जो लेख लिखे जाते थे, इन सभी लेखों को अभिलेख या शिलालेख कहते हैं हम। तो इस शिलालेखों से हमें क्या पता चलता है, मैं बताता हूँ आपको। शिलालेखों से पता चलता है उस समय की भाषा क्या थी, किस लिपि का प्रयोग किया जाता था। जितनी दूर तक शिलालेख पाए जाएंगे उस क्षेत्र की सीमाएं हमें पता चलेंगी। राजा जनता के लिए क्या आदेश जारी कर रहा है, ये भी हमें शिलालेखों से पता चलेगा। राजा का चरित्र कैसा है, ये भी हमें शिलालेखों से पता चलेगा। लेकिन शिलालेखों की सबसे बड़ी कमियां ये रहेंगी कि इसमें ना आम जनता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, सिर्फ दरबार और राजा के आदेशों के बारे में होते हैं शिलालेख।
तो कह रहा है प्राचीन भारत में कई प्रकार के शिलालेख होते थे। कुछ शिलालेख ऐसे होते थे जो शाही फरमान होते थे, यानी कि शाही आदेश होते थे जो राजा जारी करता था, तो वो जगह जगह लिखवा दिए जाते थे ताकि सभी लोगों को पता चल जाए राजा ने क्या आदेश जारी किया है। कुछ ऐसे होते थे कि कोई मन्नत पूरी हो गई राजा की, तो वो किसी चीज़ का निर्माण करवा देगा और वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखवा देगा। कुछ होते हैं कि किसी के बारे में छोटे छोटे जीवन वृत्तांत के बारे में, यानी कि छोटी छोटी जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जो शासकों की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जब भूदान दिया जाता है, भूमि का दान दिया जाता है, तो भूमि पर अधिकार किसका है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारे जो शिलालेख हैं, ये सारे जो अभिलेख हैं, इससे हमें उस समय की भाषा के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है, उस समय के धार्मिक संप्रदाय के बारे में पता चलता है, इतने इतनी धातुओं के बारे में पता चलता है कि उसमें कौन सी धातु प्रयोग की गई। जैसे जो भूमि दान दिए गए थे ना, उसमें तांबे की धातु प्रयोग की गई थी, जिससे पता चलता है कि उस समय तांबे का प्रचलन था। तो 7वीं शताब्दी के कुछ शिलालेख मिले हैं जिससे हमें उस समय का राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख में राजाओं की प्रशस्ति होती है, और प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। प्रशस्ति का मतलब होता है जो लेख राजा की प्रशंसा में लिखे जाएं या किसी की भी प्रशंसा में जो लेख लिखे जाएं वो क्या होंगे, प्रशस्ति होगी। जैसे एक बहुत ही फेमस प्रशस्ति थी पहले के ज़माने की, समुद्रगुप्त की, जो कि उसके कवि हरिशेन ने लिखी थी। तो यहाँ पर भी एक प्रशस्ति का उल्लेख किया गया है। यह प्रशस्ति स्तवन राजा के बारे में है, लेकिन जल्दी ही इससे उसके वंश के बारे में पता चल गया। प्रशस्ति में राजा की पदवी के बारे में पता चला, राजा ने कौन कौन सी उपाधि ग्रहण करी थी ये पता चला। इसके साथ साथ उस समय के राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में पता चला। इस प्रशस्ति से यही पता चला राजा का किस धर्म से जुड़ाव है, उसका राजवंशी इतिहास भी पता चला। महत्वपूर्ण राजाओं वंशजों उनके बारे में हमें सभी से जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ भूमि अनुदान के बारे में भी पता चलता है, किससे, शिलालेखों से। इससे यही पता चलता है कि ज़्यादातर जो भूमि दान है वो ब्राह्मणों को दिए गए। ये दान इसलिए भी दिए गए, राजा अपने आप को फेमस करना चाहता था, राजा समाज में परोपकारी बनना चाहता था, वो धर्म की आड़ लेकर समाज पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं भाई, शिलालेखों से। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा गया है। जैसे कि पूर्व गुप्तकालीन जो शिलालेख थे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जैसा कि हमें पता है कि प्राकृत भाषा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा दबा के चलती थी उस टाइम पे। तो ज़्यादातर अभिलेख जो वहाँ पे मिले प्राकृत भाषा में लिखे मिले, कुछ संस्कृत भाषा में भी लिखे मिले। तो प्राकृत एक ऐसी भाषा थी जो सभी जाति, जो सभी समुदाय में थी, जबकि संस्कृत केवल उच्च जाति के लोग बोलते थे या फिर कुलीन वर्ग बोलते थे, बड़े बड़े लोग बोलते थे, अभिजात्य वर्ग के लोग बोलते थे। जबकि बाकी सब कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। इसलिए अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं और संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसके अलावा शिलालेख उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं जो व्यापारिक समुदायों से जुड़े हुए थे, भूस्वामी थे, बड़े बड़े शिल्पकार थे। फसलों के बारे में पता चलता है, भूमि कर के बारे में पता चलता है। जो शाही शिलालेख हैं इससे हमें उस समय के शासन संबंधित जानकारी मिलती है, जिसकी बात हम ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। तो अगर शिलालेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है बता देंगे आप, यहाँ से यहाँ तक यही लिखा है। तो अब तक 2 क्वेश्चन हुए हैं चैप्टर से। पहला चैप्टर से क्वेश्चन ये बना है कि जीवनी या चरित्र से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। दूसरा, शिलालेखों से हमें क्या पता चलता है, जिसमें आप उसकी भाषा के बारे में, सीमाओं के बारे में, राजा के इतिहास के बारे में, वंशावलियों के बारे में, ये सब बातें बताएंगे। अब बात ये आती है कि मंदिरों से क्या पता चलता है हमें इतिहास के बारे में। तो भाई मंदिरों से ना बहुत बड़ा इतिहास पता चलता है हमें। जितने भी धार्मिक स्थल हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि उसका निर्माण उस समय करवाया गया, तो इसका मतलब यह है कि उस धर्म को मानने वाले लोग उस क्षेत्र में रहते होंगे जहाँ पर वो मंदिर है, डेफिनेटली, पक्का। तो कह रहा है उत्तर गुप्त काल में मंदिर निर्माण में बहुत तेजी आई। बड़ी संख्या में राजाओं ने अपने कब्जे को वैध बनाने के लिए क्या करा, धर्म का सहारा लिया और मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण उन्होंने इसलिए करवाया ताकि वो ना प्रजा के सामने ये विश्वास दिला सके कि हमें देवीय शक्ति प्राप्त है और हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में अगर आपको जड़ें जमानी है ना, तो आप पता क्या करो, धर्म का सहारा ले लो। ये प्राचीन काल से चला जा रहा है और समाज जब तक अशिक्षित रहेगा ना तब तक ऐसा रहेगा। समाज को शिक्षित बनना पड़ेगा, तब चीज़ें लॉजिकल होंगी। तो बताता है कि दक्षिण भारत में जो चौल साम्राज्य थे, चालुक्य साम्राज्य थे, इन्होंने बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि साधारण जनता, निम्न स्थिति वाले लोग मंदिरों का निर्माण नहीं करवाते थे, वो भी करवाते थे। जैसे कि आप खजुराहो का मंदिर देख लो। खजुराहो में 64 योगिनी का जो मंदिर है, जो हमारी संसद का डिजाइन भी कहाँ से लिया गया, 64 योगिनी मंदिर से। उस मंदिर को आप देख लो, वो मंदिर भी समाज के बारे में बताता है, लेकिन ये उन लोगों के बारे में बताता है जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थे।
तो जो मंदिर होते हैं इनकी दीवारों पर शिलालेख लगवाए जाते हैं, जिससे पता चलता है मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। इससे हमें संस्कृति के बारे में पता चलता है, धर्म के बारे में पता चलता है। मंदिर जितना प्रसिद्ध होगा इसका मतलब यह है कि राजा भी उतना ही प्रसिद्ध होगा। तो इसलिए मंदिरों में ना बहुमूल्य आकृति उकेरी जाती थी। बड़े पैमाने पर धन और दौलत का केंद्र होते थे मंदिर। व्यावसायिक कार्य भी मंदिरों से ही किए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी मंदिर की प्रतिष्ठा अच्छी है तो उस समय के वहाँ के राजा की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी। शाही परिवारों का संबंध जरूर मंदिरों से जुड़ा होगा। मंदिरों से और क्या पता चलता है, हमें वास्तुकला के बारे में पता चलता है उस समय की, शिल्पकारी के बारे में पता चलता है हमें उस समय की, मूर्ति निर्माण कला के बारे में पता चलता है हमें उस समय की। किससे? मंदिरों से। आगे बताया गया है मौखिक इतिहास। इससे हमें इतिहास के बारे में क्या पता चलता है भाई? तो देखिए, मौखिक इतिहास वो इतिहास है जो लिखित नहीं है। जैसे राजा के दरबार में बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन हर कोई इतिहासकार थोड़ी था। तो ऐसे में जो बाकी लोग थे वो बाहर जाकर अपने घर में अगर कुछ लिख रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं तो क्या मौखिक इतिहास है। तो मौखिक इतिहास हमेशा ना साधारण जनता के बारे में बताते हैं। ये उन लोगों के बारे में बताते हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं है। जैसे बहुत सारी कहानियां हमें ऐसी पता है जो कहीं लिखी तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता है। कैसे पता चल रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, विभाजन के दौरान, बंटवारे के दौरान देश के बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, लेकिन सबके बारे में तो इतिहास नहीं लिखा। तो ऐसे ही जब राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे तो साधारण सैनिक थे, उनके बारे में तो नहीं लिखा जाता था, लेकिन फिर भी उनके बारे में लोगों को पता है। कैसे? मौखिक इतिहास से। तो जब आप मौखिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यही सारा लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कविताएं रची हैं ऐसी। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में मोस्टली चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूज़न में है कि वो कैसे मरा, क्या उसने मोहम्मद गौरी को मार के मरा था। ये चीज़ें इतिहासकारों में मतभेद हैं। किसका वंश किससे है, कुछ कह रहे हैं कोई क्षत्रिय है, कोई कह रहा है ब्राह्मण है, कोई कह रहा है वैश्य है, कोई कह रहा है शूद्र है। ये सब मौखिक इतिहास के दायरे में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे। पृथ्वीराज रासो का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप। अब बात आती है पुराण क्या है। जो चीज़ पुरानी है वही पुराण है, जो चीज़ प्राचीन है वही क्या है, पुराण है। तो प्राचीन धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलते हैं? हमें पुराणों से। इससे हमें विभिन्न राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। देखिए, पुराण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें विष्णु जी के अवतारों के बारे में पता चलेगा, उस समय किन किन राजाओं का शासन था हमें ये भी तो पता चलता है। वो किस अवधि में शासन कर रहे थे ये भी तो हमें पुराणों से पता चलता है। प्रत्येक पुराण में किसी एक देवता के बारे में वर्णन है और प्रत्येक को 5 लक्षण और 5 पहलुओं में माना गया है, जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और ऋषियों का वंश। ये सब चीज़ें हमें पुराणों से पता चलती हैं। 18 महापुराण हैं और कई उप पुराण हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो किस जगह पर पवित्र थे, किस जगह पर उन्हें माना जाता था। आगे धर्मशास्त्र की किताबें। कह रहा है प्रारंभिक मध्यकाल में बड़ी संख्या में धर्मशास्त्र को संकलन किया गया। इससे हमें धर्म, धार्मिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संस्थाओं के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक किताब है चतुर्विशति माता, जिसमें 24 धर्मशास्त्र ज्ञाताओं की शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया है। ऐसे जिमूत वाहन ने प्रक्रियात्मक शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है जिसे व्यवहार मातृका कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और किताब है कानूनों का सार संग्रह, जिसे दया भाग कहा जाता है। ये सब क्या है? धर्मशास्त्र और विधि सम्मत किताबें हैं, जिससे हमें उस समय के हिंदू कानूनों के बारे में पता चलता है, सामाजिक कानूनों के बारे में पता चलता है। अब बात आती है कविताएं, गीत और साहित्यिक स्रोतों से क्या पता चलता है। तो देखिए, कविताएं या तो किसी समाज की निम्न स्थिति का वर्णन कर रही होंगी या किसी की प्रशंसा का वर्णन कर रही होंगी। जैसे कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के जो भक्त थे उन्हें अलवार कहा गया और भगवान जो शिव के भक्त थे उन्हें नयनार कहा गया। तो ऐसे में अलवारों और नयनारों ने जो भक्ति गीत लिखे, जैसे कि नयनारों का एक किताब थी नलियरा दिव्य प्रबंधम, जहाँ पे तमिल में इसका नाम लिखा है नंदिका लावक्कम, जो कि 80 श्लोकों की एक कविता है। इससे हमें पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय के बारे में पता चलता है। तो संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में लिखी गई हैं बहुत सारी कविताएं। दक्षिण में तमिल भाषाओं में लिखी गई हैं, जबकि कहीं पर बांग्ला में लिखी गई हैं और उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। भारत में बहुत सारे चीनी भिक्षु आए थे, जिससे हमें पता चलता है बौद्ध धर्म के बारे में कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म हमारे यहाँ जुड़ा हुआ था। देखिए, बहुत सारी समीक्षाएं और टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये सारे छोटी छोटी चीज़ें थी, टिप्पणी में आती हैं। अब बात आती है समीक्षाएं और टिप्पणियाँ किस प्रकार से हमें इतिहास की जानकारी देती हैं। तो टीका और टिप्पणियाँ होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए, बौद्ध धर्म में बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उन्हें थेरी कहा गया।
तो जो थेरी महिलाएं थी इनके बारे में जो लिखा गया ये सब क्या थी, समीक्षाएं थी। इनके बारे में कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा गया, इनके बारे में टिप्पणियाँ लिखी गई हैं ग्रंथों के बीच में, इनके बारे में समीक्षाएं लिखी गई हैं। ये ज़्यादातर पाली भाषाओं में लिखी गई हैं, इससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो लोग श्रीलंका से भारत में आए थे या बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, ये सब हमें समीक्षाएं, टीका और टिप्पणियों से ही पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे वक्स थप्पा छिड़ी, दत्तवंश, थुपवंश, ये जो कुछ किताबें हैं जिनकी रचना की गई, जिससे हमें उस समय के धार्मिक साहित्य के बारे में पता चलता है। आगे है इतिवृत्त। इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास, ऐसा इतिहास जो किसी वंश के बारे में लिखा गया हो। जैसे कि राज तरंगड़ी, ये किताब कल्हड़ ने लिखी है, जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जो ऐसी किताबें लिखी गई हैं ये इतिहास की जानकारी का एक टॉप लेवल का स्रोत होती हैं। अगर ये ना होती तो शायद इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ ही नहीं होती, क्योंकि अभिलेखों में तो स्थानीय घटनाओं के बारे में पता चलता है, लेकिन जो ये इतिहास की किताबें होती हैं ना, जो ये वंशावलियाँ होती हैं जिसमें वंशों के बारे में लिखा गया है, इससे हमें उस साम्राज्य की पूरी पूरी जानकारी मिलती है। जैसे कि राज तरंगड़ी कश्मीर का इतिहास लिखती है, ये 1148 में कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। देखिए सन में इस किताब के फिक्स नहीं मानता, इग्नू की किताबें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होती है, तो सन तो आप बिल्कुल सही मानिए ही मत। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर व्याकरण, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस सब के बारे में हमें इसमें पता चलता है। ऐसे एक मध्य एशियाई यात्री था अल बरूनी, जिसने भारत की यात्रा करी, उसने एक किताब लिखी रिहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। इससे भी हमें 11वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अल बरूनी, माफ़ कीजिएगा, जो अल बरूनी था ये मध्य एशियाई यात्री था, जिससे हमें ये पता चलता है कि गजनवी का जो हम पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में पता चलता है। जबकि जो मैंने बताया आपको वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता ही भारत की यात्रा पर इसी दौरान आया था, जो कि मोरक्को का एक यात्री था। तो ये जो वंशावलियाँ लिखी जाती हैं, यहाँ पर राज तरंगड़ी के बारे में और भी ज़्यादा बताया जाएगा, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। इसमें वहाँ की वंशावली, वहाँ के दरबार, वहाँ के मंदिर, जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा असम के अहोम राजा जो थे, इससे जो वहाँ का वंश था अहोम वंश, उसकी जानकारी मिलती है। उड़ीसा में जैसे मंदाल पंजी, जिससे हमें उड़ीसा के बारे में जानकारी मिलती है। राज तरंगड़ी की बात की जाए तो राज तरंगड़ी में 8 किताबें हैं, 8 तरंग हैं जो कविताओं के माध्यम से लिखे गए हैं। पहले 3 तरंगों में 7वीं शताब्दी तक का इतिहास है, चौथी से छठी तरंग में 11वीं शताब्दी तक की घटनाएं हैं, और अंतिम 2 तरंगों में 12वीं शताब्दी की घटनाओं का उल्लेख किया गया। यानी कि राज तरंगड़ी में 8 पुस्तकें हैं, जिनमें से पहली 3 में कब तक, 7वीं शताब्दी तक, चौथी से छठी में 11वीं शताब्दी तक, और अंतिम 2 में 12वीं शताब्दी के बारे में लिखा गया है, जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। हमें यही पता चलता है कि कल्हड़ को पूर्ववर्ती राजा के दरबार के मंत्री चंपक का पुत्र बताया गया है, और राजा को 1101 में हटाकर उसकी हत्या कर दी गई। चंपक कई वर्षों तक दरबार में रहा, लेकिन उसे कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया। उत्तराधिकारी राजवंश ने पिछले राजा की सेवा करने वाले परिवारों को सेवाओं में जारी नहीं रखा होगा। राज दरबार में राजा के व्यवहार इस विद्वान को रास नहीं आया, इसलिए कल्हड़ दरबार में तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे दरबारी हलचलों के बारे में पता था, और उसने राज तरंगड़ी में ये सारी चीज़ें लिख दी। कल्हड़ की अगर बात की जाए ना, जिन्होंने राज तरंगड़ी लिखी है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, ये चापलूसी नहीं करते थे। इसलिए कश्मीर का इतिहास जब हम राज तरंगड़ी से पढ़ते हैं तो हमें एक वास्तविक इतिहास की जानकारी पता चलती है। ऐसे ही महायानों के जो बौद्ध ग्रंथ है, देखिए जो बुद्ध थे ना वो 2 भागों में बटे थे, एक हीनयान और एक महायान। तो ऐसे में जो महायान हैं उनकी जो किताबें हैं, उन किताबों में वो चीज़ें लिखी गई जो पुराणों में नहीं लिखी गई। कश्मीर के इतिहास के बारे में बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि यात्राएं होती थी तो यात्राओं के माध्यम से जो जानकारी मिलती थी, जैसे हर्षचरित में जब हम राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि वो उसने कश्मीर तक शासन किया था। तो ऐसी जितनी भी किताबें हैं जो वंशावलियाँ, जिसमें आप राज तरंगड़ी का एग्जाम्पल लिखेंगे, हर्षचरित का एग्जाम्पल लिखेंगे, और भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक हमें किसके बारे में पता चलता है, वंशावलियों से। अब बात करते हैं हम इस्लामिक स्रोतों से। हमें भारत की जानकारी इस्लामिक स्रोतों से कैसे पता चलती है। देखिए भारत में आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, आगे चलकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सब के जो आक्रमण हम पर हो रहे हैं, इन आक्रमणों के बाद जो भारत का इतिहास है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है।
तो भारत जो कि एक स्वतंत्र सल्तनत था, धीरे धीरे इस पर विदेशी प्रभाव होगा, विदेशी संस्कृतियों का आगमन होगा। ऐसे में इतिहास की लेखन की परंपरा ही बदल जाएगी। अभी तक इतिहास जो पाली और संस्कृत भाषा में लिखा जाता, अब वो फारसी तुर्क भाषाओं में लिखा जाएगा। ज़्यादातर साहित्य फारसी भाषा में होंगे। तो ये फारसी भाषा का जो इतिहास है, ये इतिहास हमें इस्लामिक संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, इस्लामिक शासकों के बारे में बताएगा, मध्यकालीन एशिया, इसके साथ ही साथ जो पश्चिमी एशिया है, ईरान, इराक, यहाँ की राजवंशों के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पर कैसी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी? इन फारसी इतिहासों से। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो उसने किस प्रकार से आक्रमण किया, उसके आक्रमण का क्या उद्देश्य था, उसने फिर खलीफा के पास कैसे कैसे अपना वृतांत बताया, ये सब हमें फारसी इतिहासों से पता चलता है या फिर मुस्लिम इतिहासों से पता चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में, उसके सैनिक कारनामों के बारे में हमें इन्हीं इतिहास, मुस्लिम इतिहास से ही पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में भारत में कोहराम और सुनाम के सिहा सलार के रूप में 1206 की लाहौर सिंहासन पर आरूढ़ होने तक का सारा विवरण हमें, यानी कि देखिए कुतुबुद्दीन जब ऐबक आया था भारत में तो उसने गुलाम वंश की स्थापना करी, और उसके बाद उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सारी चीज़ें हमें इन्हीं किताबों से पता चलती है। मोहम्मद गौरी की विजय और भारत में स्वतंत्र सल्तनत नींव रखने का ये पहला इतिहास था। यह सुल्तान मुइज्जुद्दीन मोहम्मद बिन साम के अच्छे गुणों का वर्णन करता है, किंतु भारत में जीत का श्रेय वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है और सुल्तान का नाम कहीं पर भी नहीं आता है। ये सब चीज़ें हमें किससे बदलती हैं? मुस्लिम ऐतिहासिक स्रोतों से। आगे कुछ और लेखकों के नाम भी बताए जाएंगे भाई, जैसे कि एक किताब है अदबुल हरवास शुजाअत, जो कि मुदबिर द्वारा लिखी गई है। ये किताब जो लिखी गई है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में लिखी गई है कि इल्तुतमिश का शासन कैसा था। इसमें ये बताया गया है राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा किस प्रकार से अन्य डिपार्टमेंटों का संचालन करेगा, युद्ध कौशल के नियम लिखे होंगे, युद्ध के नियम लिखे होंगे, युद्ध और अश्व के यानी कि घोड़ों के प्रकार भी लिखे हैं। किस किताब में? अदबुल हर्ब वास सुजाउत, जो किसने लिखी है? मुदबिर ने। ऐसी मोहम्मद गौरी की विजय और सल्तनत का महत्वपूर्ण इतिहास है कौन सी? ताजुल मा आसिर। तो देखिए किताबों के नाम याद करने में ना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो आप एक फीलिंग में आंसर लिख दीजिएगा, और अगर किताब के नाम आपको याद रहेंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात रहेगी और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्राचीन इतिहास की सारी जानकारियाँ अगर एक दो नाम किताब के रख लो और उसके बाद वही कहानी लिख दो तो आपके नंबर पूरे हैं यहाँ पर। ऐसी एक और किताब है मिन्हाज सिराज जुजानी द्वारा संकलित तबाइकित ई नसीरी, जिसमें इतिहास लेखन में युगांतकारी घटना थी। ये हमें इससे क्या पता चलता है? इसमें हमें इस्लाम और मुस्लिम शासकों के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ शुरुआत से लेकर 1259 तक का समय कैसे कैसे बीता इस सब के बारे में पता चलता है। किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, मध्य एशिया और भारत के शासकों के कैसे संपर्क थे, ये सब चीज़ें हमें इससे पता चलती है। इसके अलावा जितने भी राजकुमार थे, जितने भी कुलीन थे, उन सब के कार्यों के बारे में पता चलता है इसी किताब से। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एग्जाम्पल नहीं याद कर सकते तो आपका थोड़ा सा आंसर अधूरा रह जाएगा। तो यानी कि इस्लामिक स्रोतों से हमें आप 3 वंश के बारे में तो बता ही देना, गजनवी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हमारे यहाँ पर हुआ था। अब बात आती है कि पूरा तात्विक स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता भी है। तो देखिए पूरा तात्विक स्रोत होते क्या, पहले तो हमें ये पता हो। तो पूरा तात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जैसे कि सिक्के खुदाई में मिल रहे हैं हमें, जितनी भी चीज़ें एक तरीके से कोई सभ्यता समाप्त हो गई है और उस सभ्यता की, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें पता चली, महाजनपदों की खुदाई हुई तो वहाँ से जो सामान मिला उन सामान का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया, गहराई से अध्ययन किया गया, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जितनी भी खुदाई हो रही है, जितनी भी खोज की जा रही हैं, इससे जितने भी चीज़ें मिल रही हैं वो सारे स्रोत हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है स्मारक यानी कि इमारतें और सिक्के, और बहुत सारे जो अभिलेख ज़मीन के नीचे हमें मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो हमें मिले हैं, जितने भी औजार हमें मिले हैं, इससे हमें किन किन जगहों के बारे में पता चलता है। जैसे कौशाम्बी, हस्तिनापुर के बारे में तो आज भी खोज हो रही है। दिल्ली के पुराने किले में आज भी क्या हो रही है? खुदाइयाँ हो रही हैं, और ये खुदाई बीबी लाल करवा रहे हैं। आज भी माना जा रहा है कि वो कुरुक्षेत्र वही कुरुक्षेत्र है क्या? दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है क्या वही हस्तिनापुर है? तो ये सारी जानकारियाँ आज भी इकट्ठी की जा रही हैं, आज भी ये खोज की जा रही हैं। रामायण से संबंधित जो स्थल हैं उनकी खोजें आज भी जारी हैं।
जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में हमें 11वीं शताब्दी के बारे में पता चलता है। ईंट के टुकड़ों से बने ढांचे, ईंट से बनी दीवारें, कमरा सहित मिट्टी के बर्तन, लोहे की वस्तुएं, टेराकोटा की वस्तुएं, पत्थर से बनी 3 मूर्तियां, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी शौक से ज़्यादातर टूटे बिखरे बेमेल दीवारें, विनाश और क्षय की तस्वीरें मिलती हैं। ठोस ईंटों के बजाय ईंटों के टुकड़े मिलते हैं, मलबे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई यहाँ पर जनसंहार या युद्ध हुआ होगा। हालांकि खुदाइयों से हिंदू देवी देवताओं के पत्थर की पट्टिकाएं भी मिली हैं। दिल्ली के लाल कोटे से अगर बात किया है तो 11वीं-12वीं शताब्दी के राजपूत काल के बारे में पता चलता है। यहाँ मलबे की दीवारें, चूने के फर्श, लाल मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर कोई संरचनाएं नहीं मिली हैं। 12वीं से 14वीं शताब्दी की शुरुआत को दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली भी हैं। दिल्ली के पुराने किले की पक्की ईंट और मिट्टी से निर्मित संरचना को और उत्तर गुप्त काल के दौरान जो 3 चरणों में निर्माण हुआ, ये सब हमें पता चलता है। बहुत सारे मन के यानी कि मोती, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इससे पता चलता है कि कैसे लूटपाट हुई थी, कितनी सारी चीज़ें लूट कर ले जाए गए थे यहाँ से आक्रमणकारी। तो ईंटें, मलबे, इसके अलावा जो और अन्य अवशेष मिले हैं, इससे हमें उस समय के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के बारे में पता चलता है। और जब इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं रेडियो कार्बन विधि से, तो हमें उसके समय अवधि के बारे में भी पता चलता है। तो ये सब चीज़ें, पहला चैप्टर हमें यही बता रहा है कि इतिहास की जानकारी हमें कैसे पता चलती है। तो आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा तो आप कर देंगे। अंत में चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। तो अगर आप एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। लपेटा मार लिखेंगे तो थोड़े से नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम टाइम में देखिए, ये लेक्चर लगभग ना 1-1 घंटे के होते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिया है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।